आज हम 13 जुलाई 2021 को भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 के होमवर्क पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। पिछले होमवर्क की तरह ही इसमें भी कुल 5 प्रश्न हैं। बारी बारी से उन्हें हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कूलाम बल की परास लिखिए। बच्चों, कूलाम बल जो है वो नाभिकीय परिसीमा में कार्य नहीं करता है और विद्युत क्षेत्र के बाहर कार्य नहीं करता है। नाभिकीय परिसीमा जो होती है वो 0 से 10 की घात -15 मीटर कोटि तक की होती है। यानी कि जो कूलाम बल है वो 10 की घात -15 मीटर से ज़्यादा दूरी पर कार्य कर सकता है। इसके अलावा जहाँ विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है उसे हम अनंत कह सकते हैं किसी भी आवेश के लिए। तो ये अनंत के बाहर यानी अनंत पर भी कार्य नहीं करता है। तो इसकी जो परास है वो 10 की घात -15 से लेकर के अनंत है। यानी हम कहेंगे कम से कम -15 10 की घात -15 मीटर की दूरी तक और अधिक से अधिक अनंत दूरी तक ये कार्य कर सकता है। कूलाम का नियम न्यूटन की गति के कौन से नियम की पालना करता है? कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम की पालना करता है, जिसमें ये कहा गया है कि दो वस्तुएं परस्पर एक दूसरे पर समान परिमाण परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। ठीक इसी प्रकार से कूलाम के नियम में भी दो आवेशों के मध्य जो अन्योन्य कूलाम बल होता है वो परिमाण में समान होता है परंतु दिशा में विपरीत होता है। तो ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम की पालना करता है। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वे संतुलन में रहे। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूर्व में आ चुके हैं, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है। बच्चों ध्यान रखें, जब भी दो आवेश आपको दिए गए हों और दोनों की जो प्रकृति है वो एक जैसी हो, यानी दोनों धनावेश हो या दोनों ऋणावेश हो, तो संतुलन बिंदु इन दोनों ही आवेशों में को मिलाने वाली रेखा में दोनों आवेशों के बीच में छोटे आवेश की ओर और बड़े आवेश से दूर, छोटे आवेश की ओर और बड़े आवेश से दूर होता है। यानी कि अगर मैं एक रेखा इस प्रकार से बनाना चाहूँ, यहाँ पर 9e और यहाँ पर 4e आवेश है, तो जो संतुलन बिंदु है वो इस रेखा पर इस 9e और 4e के बीच में कहीं पर 4e से निकट और 9e से दूर होगा। लेकिन अगर एक आवेश की प्रकृति धनात्मक और दूसरे आवेश की प्रकृति ऋणात्मक हो तो ऐसी स्थिति में जो संतुलन बिंदु है वह ऐसी स्थिति में संतुलन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर नहीं होकर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में किसी एक आवेश की ओर होता है। क्यों ऐसा हो सकता है? तो अगर मैं एक धनात्मक आवेश लूं और एक ऋणात्मक आवेश लूं तो मध्यवर्ती किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों ही आवेशों के कारण एक ही दिशा में आएगी और एक ही दिशा में आने पर ये कभी भी निरस्त नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को। इसलिए जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो इनके मध्य में स्थित किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो सकता। कब? जब दोनों विजातीय आवेश हों। सजातीय होने पर दोनों के मध्य के किसी बिंदु पर होगा और विजातीय होने पर जो आवेश छोटा है उस छोटे आवेश की ओर छोटे आवेश से निकट किसी बिंदु पर होगा। जब दोनों सजातीय आवेश होंगे तब भी छोटे आवेश के निकट होगा, लेकिन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य किसी बिंदु पर होगा। लेकिन विजातीय आवेश होने पर छोटे आवेश के निकट दोनों को मिलाने वाली रेखा पर नहीं होकर इस रेखा से बाहर की ओर होगा। तो चूंकि अभी हमें सजातीय आवेश दिए हुए हैं इसलिए जो संतुलन बिंदु होगा वो दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ही कहीं स्थित होगा। अब अगर हम देखें तो मान लीजिए इसे मैं एक चित्र के रूप में बनाऊं। ये 9e एक आवेश है, यहाँ एक 4e आवेश है। मान लीजिए 4e आवेश और 9e आवेश के बीच में एक बिंदु ये है। इस बिंदु को मैं चाहूँ तो एक नाम दे सकता हूँ, ए नाम दे दिया है मैंने इसको। ए बिंदु है जो संतुलन बिंदु है। इस ए बिंदु की 9e से जो दूरी है वो x है और 4e से जो दूरी है वो पूरी दूरी r में से x को अगर घटा दिया जाए तो r - x होगी। अब अगर हम 9e और q के मध्य बल निकालना चाहें और अगर इनको हम सजातीय आवेश लें
तो हम कहेंगे जो बल की दिशा होगी वो प्रतिकर्षण की दिशा में होगी, यानी इस ओर होगी, और 4e आवेश के कारण इसके ठीक विपरीत दिशा में होगी। तो देखते हैं संतुलन की अवस्था में क्या होना चाहिए, दोनों के परिमाण बराबर होने चाहिए। विपरीत दिशाओं में तो विपरीत दिशाओं में तो ये हैं, लेकिन परिमाण भी इनके बराबर होने चाहिए। अब अगर मैं बल निकालना चाहूँ तो बल का सूत्र होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² से यहाँ 1/4πε0 रख दिया है। पहला आवेश Q1 यानी 9e है और दूसरा आवेश स्मॉल q है, तो 9e × q, और इसके बाद में अपॉन जो दूरी है वो x² है। इसी प्रकार से दूसरी तरफ 4e और q के मध्य लगने वाला बल होगा 1/4πε0 4e × q, दूरी जो है वो r-x होगी, r-x का होल स्क्वायर। q से q कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा। जो बाएं हाथ की ओर हमारा हिस्सा है उसमें 9/x² और दाएं हाथ के हिस्से में 4/r-x² रह जाएगा। यदि हम इसे वज्र गुणा करें, कैंची गुणा करें, तो जो r-x² है वो 9 से गुणा हो जाएगा और x² जो है वो 4 से गुणा हो जाएगा, और आपके पास में आ जाएगा 9r-x का होल स्क्वायर बराबर 4x²। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 9 की जगह 9 है, और अगर ब्रैकेट को खोलें तो r² + x² - 2rx आ जाएगा आपके पास में। r-x का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। फॉर्मूले से हम ये काम में ले रहे हैं, इस फॉर्मूले से हम काम में लें तो 9r² + x² - 2rx बराबर दाईं ओर है 4x² रहेगा। इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9r² + 9x² - 18rx - 4x²। यदि हम इस तरफ इस 4x² को इधर लेकर आ जाए तो माइनस हो जाएगा। अब 9x² में से 4x² माइनस किया तो 5x² बचेगा। 18rx एज इट इज़ है और प्लस 9r²। इसे हम x में द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं और r में द्विघात समीकरण भी, पर चूंकि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है इसलिए हमें इसे x के द्विघात समीकरण से तुलना करनी पड़ेगी। ax² + bx + c से अगर हम तुलना करें तो x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस का b + (b²- 4ac/2a। इसमें अगर हम मान रखें तो तुलना करने पर आप देखेंगे कि जो b का मान है वो x का गुणांक है, तो x का गुणांक कितना है 18r और माइनस, तो यहाँ हमने माइनस का 18r रख दिया है। फिर अगर हम ब्रैकेट के अंदर देखें, a का मान भी हमने तुलना करके निकाल लिया 5 है, b का मान -18r है और c का मान 9r²। ये 9r² पूरा ही c का मान है। आप गलती से कभी कभी 9 रख देते हो यहाँ पर 9r² पूरा ही c का मान है। x बराबर अब मान रख देते हैं b का -18r ± b का -18r का स्क्वायर करें तो 18 का स्क्वायर 324 होता है और r का स्क्वायर r² और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। इसी तरीके से 4a यानी 5 × c यानी 9r², इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आ जाएगा 2 × a 2 × 5। ठीक है, अब देखते हैं x बराबर 18r ± 324r² - 180 r² बटा 10, तो यहाँ पर 18r ± 144r² बटा 10, 324 में से 180 घटाएंगे तो 144 बचेगा। 144 का जो अंडर रूट होता है 12r, 18r ± 12r बटा 10। अब अगर हम प्लस लेते हैं तो 30r बटा 10 आएगा, और अगर माइनस लेते हैं तो 18r - 12r यानी कि 6r बटा 10 आएगा। तो x के दो मान आपके पास में आगे 30 बटा 10 यानी कि 3r, या दूसरा जो मान है वो है 0.6r। 3r संभव नहीं है। 3r संभव क्यों नहीं है? क्योंकि जो दोनों के बीच की दूरी है वो r है, और जब भी बिंदु हम दोनों के बीच में लेंगे तो वो हमेशा r से छोटा होगा, जबकि 3r जो है वो r का 3 गुना यानी कि उससे 3 गुना बड़ा है। तो ये दूरी संभव नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि 0.6r ये हो सकता है। 3r का जो मान x का जो मान है वो 0.6r संभव है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस आंसर को पूरा कहूँ तो मैं कह सकता हूँ 9e आवेश से 6r दूरी
पर। अब यदि r का मान 18 लिया गया है तो 18 इंटू 0.6 हो जाएगा, 10 लिया गया तो 10 इंटू 0.6 हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि कुल दूरी का जो 60% है उतनी दूरी, यानी कि इसके अगर 10 टुकड़े करें तो 6 टुकड़े के बराबर दूरी पर 9 से दूर होगा और 4 से 4 टुकड़े के बराबर। यानी मैं कहूँ कि टोटल दूरी अगर 10 सेंटीमीटर होती तो 9e से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, जबकि 4e से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, जिससे ये पता चलता है कि संतुलन बिंदु सदैव छोटे आवेश के निकट होता है। और इसका कारण ये है जिससे कि छोटे आवेश का प्रभाव बढ़ सके, क्योंकि बड़े आवेश का प्रभाव तो पहले से ही ज़्यादा होता है। अगर बड़े आवेश के निकट लेंगे तो दूरी कम होने के कारण और आवेश ज़्यादा होने के कारण दोनों ही प्रभाव बढ़ जाएंगे और संतुलन बिंदु कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न संख्या 3 हमने किया था अभी, अब हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 भी एक आंकिक प्रश्न है। 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A और B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है तो इनमें पारस्परिक प्रतिकर्षण बल कितना होगा? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में A व B की त्रिज्या नगण्य। जब भी दूरी की तुलना में A और B की त्रिज्या नगण्य हो तो इन A और B को आप बिंदु आवेश मान सकते हो और बिंदु आवेश का फॉर्मूला ही यहाँ पर हम काम में ले सकते हैं। तो F का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। R का जो मान है वो हमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अगर हमें मीटर में निकालना है तो 100 का भाग दे दीजिए, आपके पास 0.5 मीटर आ जाएगा। अब हम मान रखते हैं 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। दोनों गोलों पर सेम आवेश है तो 6.5 × 10⁻⁷ होगा Q1 का मान भी और Q2 का मान भी। 6.5 × 10⁻⁷ इंटू 6.5 × 10⁻⁷। और दूरी r का हमें स्क्वायर लेना है जो कि 0.5 है तो 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर। तो देखिए पॉइंट के बाद में यहाँ भी एक संख्या है और यहाँ ऊपर भी एक संख्या है, यहाँ भी एक संख्या है पॉइंट के बाद, यहाँ भी एक संख्या है। तो पॉइंट से पॉइंट को हम हटा सकते हैं, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को हटा सकते हैं। अगर 5 से 65 में भाग दिया जाए तो 13 बार जाएगा, 13 × 5 = 65। और यहाँ भी 5 से 65 में भाग दिया जाए तो 13 बार जाएगा। 13 × 13 169 होता है और उसको 9 से गुणा करेंगे तो 1521 हमारे पास आएगा। और अगर हम मात्रकों की बात करें तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर यहाँ कट जाएगा और मीटर स्क्वायर जो है वो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर से कट जाएगा। तो आपके पास केवल न्यूटन रहेगा। घातीय पदों की बात करें तो 10⁻⁹, 10⁻⁷ और 10⁻⁷ आपके पास बच जाएगा। 10⁹, 10⁻⁷, 10⁻⁷ इन तीनों का ही आधार समान है, अतः घातें जुड़ जाएंगी। तो 9 - 7 = 2 और 2 - 7 = -5। पॉइंट अभी लास्ट में दिया हुआ है। इस पॉइंट को अगर 3 संख्या बाईं ओर ले जाएं तो घात में 3 की वृद्धि हो जाएगी। तो 1.52 1 इंटू 10⁻⁻5 था, इसमें 3 की वृद्धि कर दी जाए तो -5 + 3 यानी कि -2 आपके पास में आ जाएगा। -2 आपके पास में आ जाएगा। न्यूटन हमारे पास ऑलरेडी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इसी में। यदि गोले A व B सर्वसम है और इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले A के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में ला करके हटा लिया जाता है। एक अनावेशित गोला है, इसे A के संपर्क में लाया गया है, फिर B के संपर्क में लाया गया और फिर हटा लिया गया है। तो अब A और B के मध्य कितना नया प्रतिकर्षण होगा? तो हमें पता है प्रारंभ में जो गोला है C, उस गोले C को अगर हम A और B के संपर्क में बारी बारी से लाएं और सर्वसम होंगे तो जैसे ही मैं गोले A के संपर्क में गोले C को लेकर के आता हूं तो थोड़ी सी ही देर में इन दोनों में आवेश बराबर हो जाता है। यदि इन दोनों के आवेशों को मैं QA और QC मानूं आफ्टर कनेक्शन के बाद में, तो वो कितना होगा? तो आवेशों का विनिमय जब होता है तो दोनों में आवेश बराबर हो जाते हैं। और बराबर करने का एक सिंपल सा तरीका है कि पहले A में कितना आवेश था, B में कितना आवेश था, उन दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें 2 का भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि A और B के पास में 2 कूलाम और 3 कूलाम आवेश है, तो अगर इन दोनों को A और C के बीच में तो दोनों को जोड़ करके हम 2 का भाग दे दें तो हम कहेंगे दोनों में 2.5 कूलाम हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि A के पास में 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश था, जबकि C के पास में कोई आवेश नहीं था।
तो दोनों आवेश जुड़ जाएंगे। बटा 2 का मतलब यह है कि आधा आवेश सी में होगा और आधा ए में होगा, तो दोनों में 3.25 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, जब भी दो वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है और दोनों सर्वसम हो तो दोनों में आवेशों का विनिमय इस प्रकार से होता है कि दोनों में आवेश समान हो जाते हैं। अगर आपको दोनों में आवेश निकालने हैं तो पहले गोले का आवेश और दूसरे गोले का आवेश जोड़िए और उसमें 2 का भाग दे दीजिए, आपके पास दोनों का आवेश आ जाएगा। तो सी को जब ए के संपर्क में लाया गया तो ए पर आवेश 3.25 × 10⁻⁷ कूलाम हो गया है और सी पर भी इतना ही आवेश हो गया। अब जब मैं सी को बी के संपर्क में लाता हूँ तो ये सी गोला है और ये बी गोला है, सी और बी इन दोनों को संपर्क में लाते हैं तो इनमें भी आवेशों का विनिमय इस प्रकार से होगा कि जो अंतिम आवेश है वो दोनों के आवेश को जोड़ने पर आधा आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सी के पास में 6 कूलाम आवेश था और बी के पास में 4 कूलाम आवेश था, तो दोनों के पास में 6 + 4 यानी 10, 10 का आधा 5/2, 6 + 4 यानी 10/2 यानी 5 कूलाम आवेश हो जाएगा। तो अगर आपको आफ्टर कनेक्शन आवेश निकालना है तो दोनों का आवेश जोड़ लीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। तो हमें पता है कि बी पर तो 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश था ऑलरेडी पहले से, और जो सी है उस पर ए से संपर्क के बाद में इतना आवेश आ चुका है, तो ये सी का आवेश हो गया, क्योंकि ए से संपर्क कराने के बाद भी ए से संपर्क कराया तो ए पर आवेश है, सी पर आवेश है। इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दें तो बी पर और सी पर नया आवेश आपके पास आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 9.75/2 × 10⁻⁷ आएगा। 9.75 में अगर आप 2 का भाग देंगे तो 4.875 आ जाएगा × 10⁻⁷ कूलाम। अब आपके पास में बी पर नया आवेश आ गया है, ए पर भी नया आवेश आ गया है। अब आपको दोनों के मध्य का कूलाम बल ज्ञात करना है, तो तरीका हमारा वही रहेगा। कूलाम बल ज्ञात करने के लिए F = Q1 Q2 r² वाला 1/4 F = 1/4 QA QB r²। 1/4 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर² कूलाम स्क्वायर है। QA ए पर जो आवेश है आफ्टर कनेक्शन संपर्क के बाद में ए और सी पर आवेश समान हो गया था 3.25 × 10⁻⁷, और बी का जो आवेश है वो है 4.875 × 10⁻⁷। तो ये आवेश इस प्रकार से बढ़ जाएगा। ये हो गया है दोनों पर आवेश। दूरी वही 0.5 है, मीटर × मीटर से मीटर स्क्वायर को काट दिया गया है, कूलाम × कूलाम से कूलाम स्क्वायर को। ऊपर की जो संख्याएं हैं इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो 164.53 आएगा, और 0.5 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 0.25 आएगा। तो आप यहाँ पॉइंट को हटा सकते हो। 164 16,453 में 25 का भाग दे दें तो आपके पास में 658.12 आता है। 10⁻⁹, 10⁻⁷, 10⁻⁷, अगर इनको जोड़ेंगे तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। F = 6.58 × 10⁻³ अब अगर हमें ये पता लगाना है कि जो नया बल है वो कितना हो जाएगा तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी इस प्रकार से भी आ जाता है कि नए बल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो जब प्रभाव पड़ेगा आता है तो आप दोनों को भाग दे दें, जो पहले था और जो अब है, यानी इसमें जो पहले बल था उसका भाग दे दें। फिलहाल हमें जो पूछा उससे उतना हमने कर दिया है। प्रश्न संख्या 5 हम देखें, कूलाम बल केवल स्थिर आवेशों के मध्य लगता है, क्यों, समझाना है। कूलाम बल स्थिर आवेशों के मध्य इसलिए लगता है क्योंकि जब भी आवेश गतिमान अवस्था में होता है तो वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और ऐसी स्थिति में गतिमान आवेशों के मध्य कूलाम बल तो कार्य करता है, परंतु कूलाम विद्युत बल कार्य नहीं करके कूलाम चुंबकीय बल कार्य करता है। मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। कूलाम बल कार्य नहीं करता है, चुंबकीय बल कार्य करता है, जो दो गतिमान आवेशों के मध्य होता है। कूलाम नियम के अनुसार हम सब जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य का जो बल होता है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दोनों गतिमान अवस्था में होंगे तो दूरी चेंज होती रहेगी और हम इस सूत्र से कूलाम बल की गणना नहीं कर पाएंगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था, गतिशील यदि आवेश हो तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इनके मध्य जब भी बल कार्य करेगा तो वो एक चुंबकीय बल कार्य करेगा। गतिमान आवेश के मध्य जो बल कार्य करता है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना नहीं करता है, जबकि कूलाम बल जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है।
इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि गतिमान आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल संरक्षी बल नहीं है, जबकि कूलाम बल एक संरक्षी बल है। तो इस प्रकार से आज की ये हमारी जो वर्कशीट है, होमवर्क है, 13 जुलाई 2017 को पार्ट नंबर 7 जो हमें प्राप्त हुआ है उसका इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।